नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। पठानकोट हमले के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर बढ़ा संशय। 65 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी, 6 आतंकी ढेर। 6.7 तीव्रता के भूकंप से हिला पूर्वोत्तर भारत, 7 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मणिपुर में 7 दिन तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने की बीसीसीआई में बड़े बदलावों की सिफारिश, कहा बोर्ड में नहीं होने चाहिए मंत्री और नौकरशाह, सट्टेबाजों को कानूनी मान्यता की वकालत। शेयर बाजार में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 538 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी 171 अंक टूटा, बाजार पर चीन की मंदी का असर। और शिया धर्म गुरु की फांसी के बाद सऊदी अरब ने ईरान से तोड़े रिश्ते, ईरान के राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश, रूस ने की मध्यस्थता की पेशकश। और आइए देखते हैं पहली खबर। पूर्वोत्तर भारत में आज तड़के आए 6.7 तीव्रता के भूकंप से खासा नुकसान हुआ है। भूकंप से 7 लोगों की अब तक जान जाने की खबरें हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में भी 5 लोगों की मौत की खबर है। सेना राहत और बचाव के अभियान में जुटी हुई है। मणिपुर में सरकार ने सभी स्कूलों को अगले 7 दिनों तक बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार की सुबह दहशत लेकर आई। तड़के करीब 4:30 बजे आए भूकंप से लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। सहमे लोग घरों से बाहर निकल पड़े। रिक्टर पैमाने पर 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके जब थमे तब हर तरफ बर्बादी का यही मंजर था। भले ही भूकंप का केंद्र मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में 17 किलोमीटर की गहराई पर था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वोत्तर भारत में दिखा। भूकंप आ गया, इतने में एक तेज झटका आया, सब बहुत तेज महसूस हुआ। बच्चे लोग सब उठ गए, बच्चे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं इतने तेज भूकंप आने से। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं बाधित हुई है। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के कामों में जुटी है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 2 एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं इम्फाल में। एक 12:15 बजे, एक 12:30 बजे। वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, स्निफर डॉग्स के साथ। और इसके अलावा एक टीम हमारी अभी सिलचर में भेजी जा रही है, अगर वहां जरूरत पड़े तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया है। असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूँ और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहाँ आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। इसके अलावा इसका असर पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में भी दिखा। भूकंप से बांग्लादेश में भारी नुकसान की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस भूकंप के बारे में और जो वहाँ पर नुकसान पहुँचा, क्या ताज़ा हालात, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान दीपक दीवान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ सुंजू बीएम जो कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त वो इम्फाल से जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। सुंजू, सबसे पहले क्या इस वक्त अपडेट्स वहाँ से मिल रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर? क्या गवर्नमेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं और कितना अब तक जो टोल है वो लेटेस्ट इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, मणिपुर में अभी जो भूकंप हुआ है, मेरे ख्याल से मणिपुर में मोस्ट पावरफुल, मोस्ट मैसिव अर्थक्वेक है अभी तक। एंड इट लास्टेड फॉर अराउंड 20 सेकेंड्स तक। 4:35 में हुआ है सुबह। तो अभी तक डेथ टोल ऑफिशियल फिगर जो बता रहा है 7 से है।
but unofficial figures we are getting is around 8 dead and around more than 50 injured. And these injured are being treated in various hospitals. And this maximum fatal casualty has occurred in Senapati district, and some damages occurred in that epicenter area. Epicenter area is very far-fetched, far-flung, so reports are yet to come in. But in Imphal, the capital district, we have suffered around 10 buildings, 10 बिल्डिंग गिरा है और उसमें 5 लोग मर चुके हैं और ज़्यादा घायल भी हुआ है. And the government they have had a cabinet meeting and they have decided that the ex gratia will be given to those who have passed away during the quake, and they will be given 5 lakhs each. And to the victims who got injuries, they will be given according to the severity of their injuries. And people who have had their whole home collapse, they will be given some compensation to help them out to rebuild their homes in consultation with the district commissioner. So, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इम्फाल. दीपक साहब, जैसे कि बता रहे हैं कि अलग अलग इलाकों से जो खबरें, क्योंकि ज़्यादा इलाका ऐसा है जो कि मैं कहूँ कि रूरल इलाका है, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आने में काफ़ी वक्त लग सकता है. लेकिन जिस तरीके की बनावट है, उस लिहाज से अगर पूरे पूर्वोत्तर को देखें, सरकारों की इस वक्त सबसे बड़ी जो चिंता है या फिर जो बड़ा टास्क, वो क्या देखते हैं आप? देखिए, ये सिस्टमिक एरिया के हिसाब से ये सबसे डेंजरस जोन माना जाता है नॉर्थ ईस्ट. आपने पड़ोस में देखा, नेपाल में जो भूकंप आया था, क्या हालत हुई थी वहाँ. उसके बाद भूटान में भी हमने देखा भूकंप. ये नॉर्थ ईस्ट में जो मकान बने हुए हैं, ये कुछ ऐसी प्लानिंग से नहीं बनते. अर्थक्वेक प्रूफ हो या फिर कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कुछ डिज़ाइन लोगों के लिए मैंडेटरी दें, क्योंकि ये जोन 5 में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया माना जाता है पूरा पूर्वोत्तर. लेकिन खबरें तो कुछ इस तरह से मिल रही हैं कि कई इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं बिल्डिंग्स को हुआ जो कि सरकारी इमारत. बिल्कुल ठीक है. आप देखिए, सुबह में जो उनके गृह सचिव हैं मणिपुर गवर्नमेंट के, उनको सुना, वो कह रहे थे कि जी एयरपोर्ट बिल्डिंग में भी क्रैक हैं. और अभी 1-2 साल पहले सरकार ने एक नई मार्केट बना के दी थी वहाँ औरतों के लिए. वहाँ उसको कहते हैं इमा कैथल. इमा मतलब रिस्पेक्टफुली एल्डरली लेडी. तो इमा कैथल का मतलब मार्केट. वो बनी थी नहीं, वो भी डैमेज हो गई है बुरी तरह से. और इसके बाद टेलीकॉम भवन है वहाँ पे, वो भी डैमेज हो गया है अर्थक्वेक से. मतलब क्रैक आ गए और बिल्डिंग प्रॉब्ली यूज़ हो पाएगी या नहीं होगी, उसकी असेसमेंट होनी है. फिर JN मेडिकल हॉस्पिटल है, नया बना है, उसके जो डॉक्टर्स के जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी क्रैक्स आ गया, डैमेज हो गया. वो भी एक चीज़ देखने वाली है कि मणिपुर में ये कहीं ना कहीं सरकार को निगरानी रखनी पड़ेगी कि जो मटेरियल यूज़ होता है वो क्या अप टू मार्क है या नहीं है. अप टू मार्क है या नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ हिस्ट्री है. वहाँ जब फ्लाईओवर बन रहा था तो पार्ट ऑफ फ्लाईओवर हैड कोलैप्स. वहाँ सिकमाई डैम जो है, डैम कोलैप्स कर गया था अभी रिसेंटली, इसी पिछले वर्ष ही. उससे पहले थोबाल एरिया में ब्रिज कोलैप्स हो गया था. उग्रवादियों ने जो ब्रिज जिसने बनाया था इंजीनियर को, उसको सजा भी दी थी, उसको उड़ा दिया था. यानी कि एक सेक्टर जहाँ पर ख़ास ध्यान देना होगा. लेकिन अगर मैं राहत के लिहाज से देखूं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे लोगों तक रेस्क्यू टीमें पहुँचेंगी, इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेंगी, क्योंकि इस हालत में मैं कहूँ कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि हर शख्स तक वो मदद पहुँचा सके. देखिए, एक जो यहाँ पे आप कभी भी आपने दिल्ली में सुना होगा, एजिटेशन होता है जब ट्राइबल मणिपुर का, वो यही कहते हैं कि सरकार हमें निगलेक्ट कर रही है. अब अभी जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, वहाँ से तमेंगलोंग जो एपिक सेंटर है वो सिर्फ 70-75 किलोमीटर दूर है. इतनी दूर नहीं है कि यहाँ आप सुबह से लेके अभी शाम तक कुछ खबर ही ना आए आपको. तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और विल भी है. इन्हें आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम डेवलप किया गया उसने दूरी को कई गुना बढ़ा दिया है. कई दूरी बढ़ा दी है, बिल्कुल ठीक बात है. अब देखिए, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में भी 4 लोगों की डेथ हुई है, सुबह खबर आ गई थी. अब वहाँ उखरूल डिस्ट्रिक्ट है, वो भी
पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप मणिपुर का आप पूरा देखें, जो वैली एरिया है, इम्फाल वैली, वो प्लेन एरिया है। बाकी बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है चारों तरफ वो पहाड़ी इलाके में आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, शुरू से इनका जो ट्रेडिशनल घर बनाने का तरीका है वो स्टिल्ट्स पे बनता है, मतलब पहाड़ में स्लोप पे आप बलियां गाड़ के उस पर लकड़ी के घर बना देते थे। मिजोरम में अभी भी आप देखेंगे इंटीरियर में, मगर धीरे धीरे अब वो बलियों की जगह वो कंक्रीट के पिलर्स बना के स्लोप पे मकान बन जाते हैं। और वो इस जोन में, सेस्मिक जोन के हिसाब से ये नंबर 5 जोन में आता है और इट्स वेरी डेंजरस। कि इस दिशा में काम नहीं हुआ है और काम करने की सख्त ज़रूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सीपीएम का महाधिवेशन, निशाने पर बंगाल इलेक्शन, राजनीतिक लाइन और पार्टी लोकतंत्र पर चर्चा, आगे की राह पर जद्दोजहद। देखिए विशेष सीपीएम महाधिवेशन आज शाम 7:30 बजे। पठानकोट में सैन्य ऑपरेशन का तीसरा दिन, आतंकियों की तलाश में सेना का अभियान। काबुल में इंडियन कॉन्सुलेट पर भी आतंकी हमला, कई देशों ने की हमले की निंदा। देखिए पहली खबर, आतंकी हमला, आज रात 8 बजे। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर हालात की जानकारी दी है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हालांकि आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अफगान पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने गोलीबारी करते हुए वाणिज्य दूतावास में घुसने की भी कोशिश की। Turned heavy fire to prevent militants entering into the area. Now they fired, the militants fired 5-6 RPG shells which passed consulate. 2-3 rounds hit nearby houses. Suspected 2 militants injured or dead by ITBP fire since our troops saw them being dragged away. इधर काबुल एयरपोर्ट के करीब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगान सुरक्षा बल मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के करीब घेराबंदी के काम में लगे हुए हैं। साल के पहले दिन भी तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने काबुल में फ्रेंच रेस्तरां पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के तीसरे दिन भी आज सेना का ऑपरेशन जारी है। एनएसजी के मुताबिक एयरबेस में मौजूद 2 और आतंकियों को मार दिया गया है, जिससे अब मारे गए आतंकियों की संख्या 6 हो गई। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की सूरत में 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता रद्द हो सकती है। पंजाब में पठानकोट स्थित एयरबेस में ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार सुबह एयरबेस के अंदर क्विक रिएक्शन टीम को भेजा गया। एनएसजी ने बताया कि सेना के साथ सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पठानकोट में घुसे आतंकियों को खत्म नहीं कर दिया जाता। सरकार के मुताबिक ये फिदायिन हमला है और ऐसे ऑपरेशन में वक्त लगता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले का असर भारत पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर पड़ सकता है। इस बीच सोमवार को ही इस पूरे घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा मामलों से जुड़े लोगों का कहना है कि तरीका चाहे जो हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। नवाज शरीफ बातचीत में आगे बढ़ने से पहले ये मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, जिसके कारण ये रिएक्शन हुआ मिलिट्री का।
तो कॉन्फिडेंस में ले ले, वो तय कर ले, पाकिस्तान आपस में तय कर ले ना कि उनको उसको करना क्या, तब ना बात आगे बढ़े। जी, इस बीच पाकिस्तान ने इस मसले पर पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा शुरू हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमला जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के माहौल को बिगाड़ने के लिए किया गया है। उधर पठानकोट मामले में व्यस्तता के कारण NSA अजीत डोवाल ने मंगलवार से होने वाली अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। विदेश सचिव स्तर की मुलाकात दोनों देशों के बीच समेकित वार्तालाप के मुद्दे और समय सारणी को तय करने के लिए प्रायोजित किए गए थे, लेकिन चूंकि इस बीच आतंकी हमला हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर संभावना ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पर बात करेंगे और फिलहाल इसी बातचीत का प्रस्ताव रखने के लिए तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली सरकार के सम विषम फार्मूले को जनता का समर्थन मिल रहा है। आज चौथे दिन सड़कों पर विषम नंबर की गाड़ियां बहुत कम दिखी। जनता के सहयोग को लेकर दिल्ली सरकार भी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि फिलहाल इस फार्मूले से प्रदूषण के स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर निजी गाड़ियां सम नंबर प्लेट की हैं। दिल्ली सरकार के सम विषम नियम का पालन जनता कर रही है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है उस पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक तो कम हो गया है, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर लगा प्रदूषण मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है। सिर्फ दिल्ली सचिवालय ही नहीं, ITO के इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ सम विषम फॉर्मूले से दिल्ली को प्रदूषण से निजात नहीं मिल सकती है। सरकार को कुछ और प्रयोग करने होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स चेंज कर दो कि आप 8 से 4 एक कर दो और 10 से 6 एक कर दो। आधे लोग सुबह 8 से 4 जाएं, आधे लोग, ताकि सड़क पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। प्लस लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सड़क के ऊपर में सिगरेट ना पिएं, आसपास की जो इंडस्ट्री है उसको भी चेक करें। हालांकि दिल्ली सरकार कई इलाकों का हवाला दे रही है जहां इस नियम के लागू होने से प्रदूषण में कमी आई है। 3 दिन का जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से दिल्ली के बॉर्डर के जो एरियाज हैं जहां रात में ट्रक्स बड़ी मात्रा में चलते हैं या NCR में जो पोल्यूशन है वहां पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम डाउन हो रहा है। सम विषम नियम से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तो कम हो गई है, अब सबको इंतजार है कि दिल्ली में प्रदूषण कब कम होगा। दिल्ली की जनता ने ऑड इवन नियम का पालन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जिस प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया था उस पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा। यानी कि एक तरफ दिल्ली सरकार की चुनौती जहां कम हुई वहां दूसरी तरफ बढ़ भी गई। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। BCCI में सुधार पर जस्टिस लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट रख दी। समिति ने नेताओं को क्रिकेट से दूर रखने और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। BCCI में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा समिति ने एक तरफ जहां इसमें नेताओं को दूर रखने की सिफारिश की है, वहीं IPL के पूर्व CEO सुंदर रमन को क्लीन चिट दी है। इसके अलावा IPL और BCCI के लिए अलग संचालन संस्थाओं की सिफारिश की गई है। The governance and management of the state associations will be on line with the BCCI. लोढ़ा समिति ने सट्टेबाजी को भी लीगल करने का सुझाव दिया है। रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय संघों को केवल एसोसिएट सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस लोढ़ा ने IPL संचालन परिषद को सीमित स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा। जानकारों ने समिति की सिफारिशों का स्वागत किया है। जो उन्होंने सजेस्ट किया है पॉजिटिव नोट पे कि वो अपनी राय जो है इसको खेल को चलाने में, क्योंकि ऑफिशियल्स कम एंड गो, प्लेयर्स कम एंड गो, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज, उनका अनुभव जो है उसका इस्तेमाल जो नहीं हो रहा था वो अब होने लग जाएगा, जो बहुत समय से, लंबे समय से मांग थी। वो एक अच्छा चीज है क्योंकि IPL और BCCI को एक जैसा नहीं करना चाहिए। IPL इज डिफरेंट एंटिटी, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज है कि उनके लिए गवर्निंग काउंसिल अलग हो और इंडिपेंडेंट वर्क करे। लोढ़ा समिति ने संविधान और खिलाड़ियों के संघ के गठन की पेशकश की। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई के नेतृत्व में संचालन समिति की सिफारिश की, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ, डायना एडुलजी और अनिल कुंबले सदस्य होंगे। हितों के टकराव पर फैसला आचार नीति अधिकारी करेगा। लोढ़ा समिति ने कहा कि कोई भी BCCI पदाधिकारी लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है। ऐसी चीजें हैं जो अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये कहूँगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। और BCCI को अगर साफ करना है, उसकी साफ करने की मुहिम
इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। डिस्टेंस होना चाहिए, और जब अगर आर्म्स डिस्टेंस नहीं होगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही हमारा ये मानना था और स्वागत योग्य है ये बात कि बीसीसीआई और आईपीएल दोनों के दोनों एक दूसरे से आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभावित ना कर पाए। 159 पन्नों की रिपोर्ट बनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति ने बोर्ड अधिकारियों, क्रिकेटरों और अन्य जानकारों के साथ 38 बैठकें की। वर्तमान में बीसीसीआई के 30 सदस्य हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। बजट की तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कृषि जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बजट पूर्व चर्चा में किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सेक्टर के लिए सस्ते लोन और ज़्यादा बजट आवंटन की मांग की। इस साल सूखे की हालत से खड़े हुए संकट के बाद सरकार का भी जोर बजट में कृषि पर ज़्यादा हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात के साथ बजट पूर्व चर्चा का सिलसिला शुरू किया। इस मुलाकात में किसानों को सस्ते लोन पर कृषि जगत के प्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मांग हुई कि छोटे किसानों को 50,000 तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाए। गांव में किसानों को घर बनाने के लिए भी लोन की जरूरत किसान संगठनों ने बताई। हालांकि सरकार ने भी साल 2015-16 के लिए कृषि ऋण को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। Not giving a proper credit to the farmers, and only 10% of the society's farmers are getting the credit from the government. These also the RBI is saying that the credit is not commensurate with the production. They are telling that. We requested the government to see the holistic approach. 100% of the farmers has to get the credit. किसान संगठन इस बार खराब मानसून और सूखे के चलते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचयन और माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटन भी कम से कम 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मांग है कि सूखा पीड़ित इलाकों में केंद्र सरकार की मदद से 10 लाख जल संचयन टैंक बनाने की भी मदद मिले। पिछले बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले इस तरह की बजट पूर्व चर्चा भी नीतियां बनाने और आवंटन के लिहाज से बेहद अहम होती हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पानगड़िया भी मौजूद थे। सरकार ने गांवों के जीवन स्तर को उठाने के मकसद से कृषि बजट में सिंचाई, रोड और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड के लिए आवंटन बढ़ाने के साफ संकेत दिए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 537.55 अंकों की गिरावट के साथ 25,623 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 171 अंक की गिरावट के साथ 7,791 पर। अगर बात करें सेंसेक्स में तो बीते 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट रही और 26,000 से ये नीचे आ गया। मध्य पूर्व में अस्थिरता और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की गिरावट एक बड़ी वजह बताई गई। खराब एशियाई बाजारों के संकेत घरेलू बाजारों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं और चीन का बाजार शंघाई कंपोजिट 7.4% गिरकर 3,300 के नीचे पहुंच गया। जापान, दक्षिण कोरिया के बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवारी हावी रही और बीएसई के सभी 19 सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। इसमें सबसे ज़्यादा असर दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त, औद्योगिक और वाहन सेक्टर में रहा। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने राजनयिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ ईरान में सऊदी दूतावासों पर उग्र प्रदर्शनों के बीच तोड़फोड़ के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस ने ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी की है। देखिएगा, कहीं से हसन नसरुल्लाह निकलेंगे, कहीं से शेख ज़करकी निकलेंगे और कहीं से बाक़रुल नमर दोबारा निकलेंगे। तो हम देखते कि कितने बाक़रों को मारेंगे, हर घर से एक बाक़रुल नमर निकलेगा। सऊदी अरब के शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में तेहरान और मशहद स्थित सऊदी दूतावासों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। दूतावास कर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरानी सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद सऊदी विदेश मंत्री ने ईरानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़कर जाने का हुक्म सुना दिया।
We are determined not to allow Iran to undermine our security. We are determined not to let Iran mobilize or create or establish terrorist cells in our country or in the countries of our allies. इधर अल-निम्र को फांसी देने के फैसले की सऊदी अरब के सहयोगियों ने भी निंदा की है। I think that even our friends who we work with on so many other areas should not be immune from our criticism and our questions about rule of law, about their treatment of minorities. शेख अल-निम्र को शनिवार को फांसी दी गई थी। उन पर 2011 में सऊदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की अगुवाई करने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कद्दावर वामपंथी नेता AB बर्धन का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ। उनका निधन शनिवार को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ था। मजदूर और कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ने वाले AB बर्धन को कई मशहूर हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। जाते जाते छोड़ जाते हैं उनके इस जीवन पर बनी इस खास रिपोर्ट के साथ। देश में बड़े राजनीतिक उतार चढ़ावों के गवाह रहे CPI के पूर्व महासचिव AB बर्धन के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग आए। वामपंथी विचारधारा को मानने वाले तमाम लोगों के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने AB बर्धन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी उन्हें एक समर्पित नेता के तौर पर याद किया। AB बर्धन का जन्म 25 सितंबर 1925 को हुआ। महज 15 साल की उम्र में बर्धन ने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की। वो नागपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले कद्दावर नेता बर्धन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 4.5 साल जेल में भी रहे। आजादी के बाद वो CPI से जुड़े रहे और 1996 में पार्टी के महासचिव चुने गए। CPI ने इसे कभी न पूरी होने वाली क्षति बताया। It is a huge loss for the party. It is huge loss for the communist movement. It is huge loss for the entire nation. And he was such wonderful leader and man of strong values and ideals. निगम बोध घाट पर भी सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को नम आंखों से विदाई दी। AB बर्धन ने अपने जीवन में मजदूरों पर कई किताबें लिखीं। वो हमेशा हाशिए पर रह रहे लोगों की लड़ाई लड़ने वाले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।